नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तर भारत में सर्दी के सितम की। दरअसल उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। वहीं लंबे इंतजार के बाद अब उत्तराखंड के चारों धामों में बर्फबारी हुई है। बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की वादियां बर्फ की चादर से ढकी नजर आ रही हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फ से ढके चारों धामों का नजारा देखते ही बन रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक केदारनाथ धाम में जबरदस्त बर्फबारी होगी। बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ने की भी संभावना जताई गई है। तो ये आप तस्वीरें देखिए, बाबा बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीर देखिए। बर्फ की चादर से बाबा बद्रीनाथ का धाम ढंका हुआ नजर आ रहा है और ये तस्वीरें बाबा बद्रीनाथ के मंदिर की भव्यता को और भी बढ़ाने का काम कर रही हैं। ये तस्वीरें पूरी कहानी को खुद ब खुद बयां करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए किस तरह से पहाड़ की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही हैं। बाबा बद्रीनाथ की ये तस्वीर वाकई जब बर्फ की चादर से ढकी हुई नजर आती है तो और भी मनमोहक नजर आती है। बाबा बद्रीनाथ के पीछे जो पहाड़ हैं वहां पर भी देखिए किस तरह से बर्फ पड़ी हुई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की बात करें तो वो भी बर्फ की चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम धामी ने पीएम मोदी को बागेश्वर के प्रसिद्ध ताम्र शिल्प पर आधारित उत्पाद भी भेंट किए। साथ ही पीएम मोदी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान निवेश की ग्राउंडिंग के लिए किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पर्यटन को लेकर मानसखंड मंदिर माला मिशन, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के विकास और राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के साथ ही हवाई सेवा के विस्तार के लिए की जा रही कोशिशों के बारे में भी सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी। बाईस जनवरी को रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर देश में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में विकासनगर में हिमाचल के गायक रघुवीर ठाकुर का गाया भजन मेरे राम आए हैं का विमोचन किया गया। विकासनगर के कटापत्थर में भजन का विमोचन विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। बता दें कि इस भजन की शूटिंग उत्तराखंड और हिमाचल में की गई है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने रघुवीर ठाकुर के गाए इस भजन की जमकर तारीफ की। राम जी के लिए एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। हाटी स्वर मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप सभी को मेरा गाना मिलेगा। इस गाने को जो प्रोड्यूस किया है परवेश रतवाल जी ने और अपने दिनेश भाई जी ने। मैंने पहली बार ही कोशिश की है कि मैं श्री राम जी के लिए कुछ प्रस्तुति दूं, तो वो आप सभी के बीच है। सर गाने के बोल बताएं। राम आए है। मैंने कोशिश किया है, 2 पंक्ति आपको सुनाता हूँ। राम आए हैं मेरे राम आए हैं, राम आए हैं मेरे राम आए हैं, प्रभु राम आए हैं, हो मेरे राम आए हैं, प्रभु राम आए हैं, हो मेरे राम आए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि देवभूमि हिमाचल से एक नौजवान रघुवीर ठाकुर जी और उत्तराखंड की देवभूमि में आकर के उन्होंने भगवान श्री राम के यशोगान और भगवान श्री राम के ऊपर एक कंपोज किया, एक गीत भी कंपोज किया। उसकी शूटिंग भी उन्होंने बहुत सारे उत्तराखंड में किया और आज उसको रिलीज़ करने का काम भी ये यहाँ पर मेरे विधानसभा में इस कटापत्थर में आकर के, जो कि माँ यमुना कालिंदी जिसे हम कहते हैं, माँ यमुना के पावन पवित्र तट पर आज उसके विमोचन का भी कार्यक्रम हुआ, जिसमें आप सब लोग भी उपस्थित हैं। एक तो मैं रघुवीर ठाकुर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आज पूरा विश्व राममय है, जैसा हम सब जानते हैं, पूरा विश्व राममय है। भारत तो राममय है ही, हिंदुओं में तो अपार उत्साह है ही, लेकिन मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले असंख्य लोगों में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अवसर पर असीम उत्साह है।
50 देशों में 50 से ज़्यादा। सिख समुदाय हरिद्वार में एक निश्चित स्थान पर ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की मांग कर रहा है। मामले को लेकर सिखों के एक जत्थे ने जबरन उत्तराखंड में दाखिल होने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने कुल्हाल बॉर्डर पर रोक दिया है। बता दें कि हरिद्वार में एक विशेष स्थान पर ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की मांग को लेकर लंबे अरसे से सिख समुदाय के लोग आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरु पर्व के मौके पर सिखों के एक जत्थे ने जबरन हरिद्वार जाने का आह्वान किया था, जिसके मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से उत्तराखंड के कुल्हाल बॉर्डर को सील कर दिया था। कई थानों की पुलिस और पीएसी फोर्स के साथ आला अधिकारियों ने कुल्हाल बॉर्डर पर मोर्चा संभाल लिया था। जैसे ही सिखों का जत्था बॉर्डर पर पहुंचा, वैसे ही पुलिस ने सिखों के जत्थे को रोक लिया। सिखों के जत्थे ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का आग्रह किया है। अधिकारियों के समझाने और आश्वासन देने के बाद सिखों का जत्था लौट गया। और हरिद्वार हर की पौड़ी हम जाना चाहते थे, गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब, पर यहाँ पर पुलिस का इंतजाम था। उन्होंने ये कहा कि ये आदेश हैं ऊपर से कि आप आगे नहीं जा सकते, आप हर की पौड़ी हरिद्वार गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी साहिब नहीं जा सकते। हमने रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि आपकी सारी बातें हम सरकार तक पहुंचाएंगे। मजिस्ट्रेट साहब भी थे, उन्होंने भी हमारी बात को सुना। हमने कहा कि हम पिछले कई सालों से लगातार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि सरकार जो है बाबा जी का ये गुरुद्वारा, ऐतिहासिक गुरुद्वारा जो 550 साल से ऐतिहासिक गुरुद्वारा, वो हमें वापस कर दें। ये गुरुचरण सिंह बरबर जो आज हरिद्वार जा रहे थे, तो उनको सुरक्षा और लोक शांति व्यवस्था की दृष्टि से आज यहाँ पे रोका गया है। उनके द्वारा अभी यहाँ पे हमारे द्वारा रोका गया है। आगे की क्या कर रहे हैं? इनको यहाँ रोका गया, हरिद्वार नहीं जाने दिया जा रहा है। सर क्या भारी पुलिस। पौड़ी बचाओ संगठन ने रामलीला मैदान में सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, भूतपूर्व सैनिक संगठन, महिला संगठन, छात्र संगठनों समेत बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाकर कूड़े का निस्तारण, बढ़े हुए पेयजल बिल और हाउस टैक्स और पलायन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान संगठनों ने समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव भी दिए। देखिए, शहर की समस्याओं को लेकर लंबे अरसे से एकता की बात होती आ रही थी, लेकिन ऐसा कोई प्रयास अभी तक दिखा नहीं था। राज्य बनने के बाद से ये प्रथम ऐसा महासम्मेलन है जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को, समस्त जितने भी यहाँ पे संगठन हैं, संघ हैं, चाहे वो कर्मचारी संघ हो या फिर सामाजिक संघ हो, तमाम समुदायों को एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। और हल यही निकालने का एक कोशिश है कि किस तरह से शहर की समस्याओं को लेकर हम सब एक हों। और अभी आने वाले समय में जिस तरह से समस्याओं के समाधान को लेकर बातचीत चल रही है, मुझे लगता है कि ये पौड़ी के इतिहास में एक नया अवसर लेकर आएगा और पौड़ी के इतिहास में एक नई रूपरेखा इससे सामने आएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम सभी मिलकर पौड़ी के विकास का एक नया आयाम प्रस्तुत करेंगे और हम सभी एकजुट होकर शहर की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। अभी देखा गया यहाँ पे कि जो भीड़ है कि किस तरह से देखते हैं, भीड़ कहीं ना कहीं ये है कि भीड़ कम लग रही थी, क्या कारण है ऐसे? देखिए, अगर मैं व्यक्तिगत तौर से कहूँ तो ये भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि बहुत कम समय मिला था लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का, लेकिन इतने कम समय के बावजूद सारे लोग, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि इसमें राजनीति से अलग हट कर के अपने लिए, अपने शहर के लिए बात करने में, वो किसी भी दल के हों, किसी भी संगठन के हों, लेकिन महत्वपूर्ण शहर है जिस शहर में हम रह रहे हैं उसकी चिंता को लेकर के पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है। और मुझे लगता है कि 1994 के बाद ये पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि अपनी ज़मीन की चिंता को लेकर सब लोग एक मंच पर आए और सब लोग आए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि सारे संगठनों के लोग, दलों के लोग एक मंच पर आए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और इसकी आवश्यकता है कि हम अपने शहर को कैसे व्यवस्थित करें। हमारे शहर में कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है, कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो व्यवस्थित हो, इसको लेकर के ये चिंता की जा रही है। पौड़ी बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ पर एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संगठनों के लोग आए। और आज जो पौड़ी के बारे में जो मुद्दा यहाँ पर उठ रहा है वो ये नहीं है कि कोई राजनीतिकरण उसका हो, उसमें सिर्फ ये है कि पौड़ी, जो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड आंदोलन में, उत्तराखंड आंदोलन की जननी रही है, पौड़ी से उत्तराखंड आंदोलन उठाया और पौड़ी ने उत्तराखंड को बनाने में बहुत बड़ा योगदान अपना दिया है। तो आज उस पौड़ी की जो खामोशी है वो एक चिंता का विषय है।
और इसी सब बातों को लेकर आज सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और सब ने अपनी अपनी बातें रखी, अपनी अपनी राय दी कि किस तरह से हम पौड़ी नगर को बचा सकते हैं। पौड़ी जो आज खाली होती जा रही है, पलायन लगातार हो रहा है, पौड़ी में बेरोजगारी का आलम, पौड़ी की सड़कों के बुरे हाल या पौड़ी में जो गंदगी का आलम, ये सारी बातें सब लोगों के मुखर बिंदु से निकली और सभी लोगों ने अपनी राय इस पर रखी। आज निश्चित रूप से इस तरह के आयोजन यहाँ पर होने चाहिए और ये बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, जब पौड़ी यहाँ पर एक उत्तराखंड राज्य यहाँ पर बना था और पौड़ी यहाँ पर स्थापित रहा है। उस समय से और अच्छे ढंग से स्थापित हो सकता था, लेकिन हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए यहाँ की जनता ही अपने आप को गुनहगार मानती है और मेरा मानना भी यही है कि अगर आज पौड़ी में खामोशी का आलम है तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम ही लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग एक दूसरे पे छीटाकाशी तो करते हैं, लेकिन अपने भाषणों में हम तरह तरह की बातें करते हैं, बड़ा चढ़कर बातों को बताते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन धरातल पर हम बातों को नहीं, अपने पर भी लागू नहीं करते। तो कहीं ना कहीं पौड़ी को आज पीछे धकेलने में हम लोगों का बड़ा अहम भूमिका है। आह्वान किया था पौड़ी की समस्याओं व उनके समाधान के लिए एक महासम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें मैं आज देख रही हूँ सारे जितने संगठन हैं, NGOs हैं, जो भी यहाँ पे हमारे पौड़ी के जो पौड़ी की पीड़ा को समझ रहे हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं और अपने अपने विचार वहाँ पे रख रहे हैं। मौके बहुत सारे मिले, हमें मिलने चाहिए आगे ऐसे। और मैंने भी अभी कुछ समस्याएं, क्योंकि समस्याएं तो बहुत सारी हैं, पर हाँ कुछ समस्याएं ऐसी हैं क्योंकि हम बात करते हैं पलायन की, सफाई की और यहाँ पे रोजगार की, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो हम लोगों को यहाँ पे बैठ के बात करनी पड़ेगी। और अभी भी अब हमारा सम्मेलन यहाँ पे चल रहा है और लोग अपने कई वक्ता यहाँ पे अभी बचे हुए हैं जो अपने विचार यहाँ पे रख रहे हैं और हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरी तरफ से भी 2-3 ऐसे प्रॉब्लम्स थी जो हम लोगों ने बोला है, जैसे व्यापार कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी शहर का, तो हमारे पौड़ी शहर में अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं परेशानी में है। ऐसे कूड़े की समस्याएं हैं, यहाँ पे रोजगार की समस्याएं हैं, तो इन सब पे अभी चर्चा चल रही है और आगे जाके हो सकता है कि हम एक ग्रुप भी बनाएं, यहाँ पे एक ग्रुप बना के इन चीज़ों पे हम लोग सॉल्यूशंस के साथ बैठे। मसूरी में गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। लगातार गुलदार के हमले की शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके बाद वन विभाग एक्टिव हो गया है। वन विभाग ने 2 टीमों को रवाना कर दिया है। बता दें कि कुछ दिनों से मसूरी वन प्रभाग रेंज में गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। पिछले दिनों गुलदार ने एक 5 साल के बच्चे को अपना निवाला बना लिया था, साथ ही एक युवक को भी हमला करके घायल कर दिया था, जिसका इलाज मसूरी के दून अस्पताल में चल रहा है। गुलदार के हमलों को लेकर सीएम धामी ने भी चिंता जताई थी और अधिकारियों को गुलदार से निपटने के आदेश दिए थे, जिसके बाद वन विभाग एक्टिव हो गया है। विगत 2 सप्ताह से देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में गुलदार के देखे जाने की घटनाएं हुई हैं और 2 इंस्टेंस में गुलदार द्वारा लोगों पे हमला भी किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो है 24 लोगों की 2 टीमें बनाई गई हैं। एक टीम को हमने पुरुकुल सिंगली गांव जहां पे पहली घटना हुई थी उस एरिया की 24 घंटे मॉनिटरिंग के लिए डिप्लॉय किया गया है और साथ ही साथ एक जो दूसरी हमारी टीम है उसको हमने IT पार्क और सहजहार रोड पे जहाँ पे लेपर्ड को देखी की घटनाएँ हुई हैं उस पर जो है तैनात किया है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों के द्वारा जो है अनवेरीफाइड और देश के विभिन्न हिस्सों में हुई गुलदार की घटनाओं की पुरानी वीडियो को बिना वेरीफाई, बिना वन विभाग के उससे शेयर किया जा रहा है और अनावश्यक रूप से जो है जिससे भय का माहौल जो है पैदा किया जा रहा है। इसको संज्ञान में लेते हुए हमारे द्वारा जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून है उनसे पत्राचार किया गया है और ऐसे सभी लोगों को जो जानबूझकर एक केओस और भय फैलाने के उद्देश्य से वीडियोस को फर्जी वीडियोस को वायरल। बुलेटिन में बात पौड़ी की भी कर लेते हैं, जहां एक दिव्यांग महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो पौड़ी के खिड़सू ब्लॉक की एक दिव्यांग महिला ने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि महिला का होमगार्ड पति उसे बच्चों के साथ छोड़कर चला गया है। उतना ही नहीं, दिव्यांग महिला ने पति पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक दिव्यांग महिला की शादी साल 2008 में पोखरी गांव के युवक के साथ हुई थी। युवक होमगार्ड है और उसके 4 बच्चे भी हैं। महिला का कहना है कि उसका पति उसे गांव से श्रीनगर लाया और छोड़कर कहीं चला गया, जिससे उसके सामने परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। दिव्यांग महिला ने डीएम से भरण पोषण के लिए खर्च दिलाए जाने और होमगार्ड पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। डीएम ने मामले को लेकर यमकेश्वर एसडीएम को जांच के आदेश दे दिए हैं। चरण सिंह पोखरी है। साथ में मेरे साथ ये घटना घटी है। मेरे आदमी ने मुझे छोड़ दिया है। 6-7 साल हो गए मुझे। आईडी पर मैं 4 साल से यहाँ पर रह रही हूँ अकेली। लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं, हम अपने आदमियों को फ़ोन करते हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठाता है, ना नंबर लगता है, ना कुछ। हमें धमकी दे रहा है वहाँ से, क्योंकि यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, उसको हम नहीं पहचानते हैं।
और बच्चे मेरे 4 हैं, एक लड़का उन्होंने निकाला हुआ है, 3 बच्चे मेरे साथ हैं और मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पर। और मेरे साथ मैं एक अच्छी भली थी, मुझसे छुप के शादी की, लेकिन मैं मान गई। मैंने कहा चलो आप जो भी हैं, अनुसूचित जाति है चाहे जनजाति है, जो भी है मैं मान गई। लेकिन इन्होंने मुझसे छुपा के मुझे बोला मैं रावत में हूँ, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि एसटी में है। आप चाहते हैं कि मैं भी ये कार्रवाई कर सकती हूँ कि अनुसूचित जाति है। और मेरे पापा होमगार्ड में हैं और उन्होंने हमें श्रीनगर से छोड़ दिया था और मम्मी को पानी चाहिए था दवाई खाने के लिए, उन्होंने पानी नहीं दिया। और जब मैंने फ़ोन किया था तो एक लेडीज ने उठाया, कहा कि किसका पापा, कोई पापा नहीं है। हमने पापा को फ़ोन किया तो पापा ने कहा कि कौन पापा, कोई पापा नहीं है यहाँ। तो हमने जब पापा को यही बोला कि हमारे भाई है बड़ा वाला, तो उन्होंने कहा किसका भाई, मैं दिल्ली से कह रहा हूँ, यहाँ कोई भाई नहीं है। संज्ञान में आए हैं और जो महिला उन्हें वो गंभीर रूप से बीमार भी हैं, तो उनके इलाज को लेकर के भी मेरे द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। और सिमिलरली जो होमगार्ड इस पर्टिकुलर प्रकरण में जो भी उनका पारिवारिक विवाद है, उसमें भी हम कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकालने के लिए भी प्रयास करेंगे वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से, और जो भी अप्रोप्रिएट डिसीजन इसमें लिए जाने वो लिए जाएंगे। जैसा कि पिछले मैटर में भी हम लोगों ने ट्राई किया था कि हम कुछ इम्प्रूवमेंट करें, तो सिमिलरली पॉजिटिव तरीके से हम या सकारात्मक तरीके से इस महिला की मदद। उत्तराखंड में नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा देखने को मिल रहा है, लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। नशे के तस्करों की गिरफ्तारियां भी लगातार देखने को मिल रही हैं। इसी कड़ी में उत्तरकाशी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तरकाशी की मोरी पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को देई झूलापुल के पास नेटवाड रोड से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान शमशेर अली के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से 2 किलो 30 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। आरोपी की बाइक को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। तो ये बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस ने 2 किलो से ज्यादा चरस को बरामद किया है। नरेंद्रनगर से सड़क हादसों की खबर सामने आ रही है। एक कार गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। कुमारखेड़ा रानी पोखरी रोड पर यह हादसा हुआ है। तो हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही तहसीलदार के साथ राजस्व विभाग, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पहले पुलिस को एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। जब परिजनों के कहने पर सुबह दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तो पुलिस को एक और व्यक्ति का शव पड़ा मिला। दोनों मृतकों की पहचान भानियावाला के रहने वाले सुशील रावत और डोईवाला के रहने वाले संजय बजाज के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल शाम को हमें ये सूचना मिली थी कि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया किसी कार का, तो हमारी टीम यहाँ पर आई थी और यहाँ पे पता चला कि एक व्यक्ति था जो स्थानीय व्यक्ति ने और स्थानीय पुलिस ने जो लगभग सड़क तक ले आए थे, उस घायल अवस्था में उस समय था। उसके बाद हमारी टीम ने यहाँ पे काफ़ी सर्च किया, जहाँ पे वाहन था काफ़ी नीचे गहरी खाई में जा रखी थी, पर लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं लग पा रही थी कि उस गाड़ी में कितने, एक हैं या 2 हैं, कितने हैं। तो उसमें काफ़ी सर्च हमारी टीम ने किया, पर लेकिन जब सुबह हुई तो थाने से फ़ोन आया था कि यहाँ पे परिजन आ रहे हैं कि उनके द्वारा बताया गया कि कुछ और व्यक्ति उसमें होने की संभावना थी। तो आज सुबह जब हम आए तो यहाँ पे जहाँ पे घटनास्थल था उससे काफ़ी आगे झाड़ियों में हमें एक और मिला और उसको हमने अभी निकाल कर स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। और उसके बाद भी हमारी टीम यहाँ पे सर्च कर रही है और उसमें भी जो किसी अन्य के जो होने की जो सूचना है या पता लगा रहे हैं कि वो इसमें थे गाड़ी में कि नहीं थे, तो अभी हमारी टीम सर्च कर रही है। चलो, ये हमारे मित्र दोनों आगरा खाल से आ रहे थे। अचानक इनकी जो है गाड़ी 6 बजे के आसपास खाई में गिर गई और रात रेस्क्यू में जो है काफ़ी देखा, लेकिन एक डेड बॉडी कल मिली थी। अंधेरा होने के कारण जो है डेड बॉडी नज़र नहीं आई कहीं भी, लेकिन इन्होंने ढूंढा भी काफ़ी, लेकिन हमें देर रात तक जो है ये भी कंफर्म नहीं था कि 2 आदमी हैं या। नरेंद्रनगर से एक और हादसों की खबर सामने आ रही है। एक और कार गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। यह हादसा भी कुमारखेड़ा रानी पोखरी बाईपास रोड पर गुजराड़ा के पास हुआ है। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता चतर सिंह की नजर जैसे ही खाई में गिरती गाड़ी पर पड़ी, उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस और प्रशासन को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जॉली ग्रांट अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
मेरे को जो है गांव से जो है फ़ोन आया, वो नरेंद्र नगर से 4 किलोमीटर 4 पे वहाँ पे जो ये गाड़ी नीचे गिरी है। मैं जो थाने में जो है उसकी सूचना दी, मौके पे जो है वहाँ पे तहसीलदार साहब भी आए, NDRF भी आए। उनको जो है एक आदमी मिला है वहाँ पे जो गंभीर रूप से घायल है। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।